हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड आर्किटेक्चर। तो आप बोलोगे किसका पार्ट है, क्योंकि आपको पता है क्राउन पब्लिकेशन हम डिस्कस करें, क्राउन पब्लिकेशन के बुक का, क्योंकि हमारा लुसेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ कुछ चैप्टर बचा हुआ है, मतलब ओवरऑल मैं बोलूँ तो 10 से 15 क्लास होगा जिसमें आपका बचा हुआ जो भी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो अभी हम क्राउन पब्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्राउन ही सिर्फ इसमें नहीं, इसमें बहुत एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि एक आपका ओवरऑल एक पूरा लेक्चर सीरीज बने जिसमें कुछ भी आपको छूटा नहीं हो। क्लियर। तो इसमें हम क्राउन का सहायता ले रहे हैं, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इंटरनेट का सहायता ले रहे हैं जैसे पिक्चर वगैरह के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए विकीपीडिया वगैरह के ले रहे हैं यूज। उसके अलावा लुसेंट बुक तो हम कंप्लीट ही किए हैं। एनसीईआरटी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डाल रहे हैं। तो हम डिस्कस करें बुद्धिस्ट का स्क्रिप्चर और आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ लिटरेचर जो है पाली में लिखी गई है। तो पाली कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करते हैं तो कुछ पाली जिसमें खासकर बात करते हैं हम त्रिपिटक के। क्लियर। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? एक आते हैं विनय पिटक, एक आते सुत्त पिटक, एक आते अभिधम पिटक। जब पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल बैठी थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता है 483 बीसी के आसपास बैठी थी, जिस समय महात्मा बुद्ध जी का डेथ हो गया था, उसी समय बैठी थी। तो उस समय जब बैठी थी तो उस समय राजा कौन थे? उस समय राजा थे हर्यंक वंश के राजा, हर्यंक वंश के जो राजा थे अजातशत्रु, वही थे उस समय रूलर। तो कहाँ पे बैठी थी? राजगृह में बैठी थी। और उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहीं कहीं पे आपको 483 के जगह पे आपको 400 बीसी भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। पता है क्यों? क्योंकि बुद्ध के जन्म में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है ऑथर के बीच। मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि 563 बीसी है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि 483 बीसी में उनका जन्म ही हुआ था। क्लियर। कुछ मानते हैं 563। तो जो 563 मानते हैं उनके हिसाब से 483 बीसी होगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उनके डेथ के बाद। लेकिन जो जन्म ही मानते हैं 483 बीसी, तो उनके हिसाब से 400 बीसी के आसपास पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होगा। लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियन मानते हैं कि 483 बीसी में उनका पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल बैठा था। तो अधिकतर बुक में यही दिया था। तो पहला बार जब बुद्धिस्ट काउंसिल बैठता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उस समय दो टेक्स्ट का कंपाइलेशन होता है, दो पिटक का कंपाइलेशन होता है। क्लियर। एक था विनय पिटक का, एक होता है सुत्त पिटक का। तो विनय पिटक के राइटर कौन थे? विनय पिटक का कंपाइलेशन कौन करता है? उपाली। याद रखना है, उपाली मैंने आपको बता दिया, याद करना है, वी के साथ यू याद करना है, उपाली। लेकिन सुत्त पिटक का जो कंपाइलेशन हुआ था वो किसने किया था? आनंद ने किया था। आनंद एक्चुअली इनके कजन थे और इनके चीफ डिसाइपल थे। उपाली के बारे में बोला जाता है कि उपाली एक बार्बर, एक नाई हुआ करते थे। समझ में आया? इतना क्लियर है ना? तो देखते हैं, अब देखते हैं हम पहले पिटक के बारे में देखते हैं, विनय पिटक के बारे में देखते हैं। ये किस बारे में बताता है? विनय पिटक एक्चुअली बताता है कि आपको, अगर आप मॉन्क हो, आप भिक्षुक हो, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, ये बात बताता है। क्लियर। या तो आप भिक्षुक हो या भिक्षुनी हो, या नन्स बोलते हैं, मॉन्क्स बोलते हैं, जो मेल वाले होते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं भिक्षुक, और जो भिक्षुनी होते हैं उनको नन्स बोलते हैं। अगर आप कुछ भी हो, तो अगर आप संघ में बैठते हो तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या फॉलो करना चाहिए, ये सब कंपाइल कहाँ पे किया हुआ है? विनय पिटक में। तो विनय पिटक में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, थोड़े थोड़े बुद्ध के लाइफ, बुद्ध भगवान के लाइफ और बुद्ध भगवान के टीचिंग के बारे में भी दिया हुआ है। लाइफ और टीचिंग के बारे में आप ऐसा मत सोचना, यहाँ पे आपका कंफ्यूज स्टेटमेंट बता देगा कि क्या विनय पिटक में सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सही कब होगा कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा थोड़ा बहुत लाइफ और टीचिंग के बारे में भी दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट आप समझ सकते हो। सेकेंड है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में एक तो इसमें डिस्कोर्स दिया हुआ है, जो प्रवचन वगैरह करते थे वो दिया हुआ है। क्लियर। और प्रवचन जो खुद से करते थे अलग अलग ओकेजन पे, उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद
इसमें धम पद है, एक धम पद। धम धम को आप प्लीज कंफ्यूज मत करना रिलीजन से। देखो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो रिलीजन से, देखो क्योंकि अधिकतर रिलीजन, यानी हम सब रिलीजन की बात करते हैं, सब रिलीजन में अच्छी अच्छी बातें ही लिखी होती है, लेकिन आप कुछ लोग उसके इंटरप्रिटेशन को अलग तरीके से देखते हैं। कोई भी अगर किसी रिलीजन का इंटरप्रेट करता है तो उसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट घुसा देता है। क्लियर, समझ में आया ना, अपनी कम्युनिटी का सेल्फ इंटरेस्ट घुसाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने क्या किया, सारे रिलीजन से जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे उन्होंने उठा के और एक बना दिया धम्म। धम्म का मतलब अच्छी बातें, जैसे मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का प्यार, छोटों का आदर, मतलब सॉरी, बड़ों का आदर छोटों को प्यार, ऐसे ऐसे बातें वाला कि और प्रीस्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें, भूखे को खाना देना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें जो होती है ना, वो लिखा हुआ है। तो धम्म पद द ग्लॉ पाथ बताता है इसमें क्या क्या चीज़ कंटेनिंग है। बुद्ध भगवान की जो यूनिवर्सल टीचिंग है, क्लियर, यूनिवर्सल टीचिंग है बुद्धिज्म के बारे में, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है सुत्त पिटक में। तो आपको पता चल गया कि सुत्त पिटक में, और सुत्त पिटक में टोटल 5 निकाय है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, और आपने बहुत, जब आप हिस्ट्री पढ़ते होइएगा तो ऐसा आप बहुत बार देखिए होगा कि अंगुत्तर निकाय में चीज लिखा है। जैसे आपको कुछ कोई मान लो ऐसा देख लिया कि आप ऐसा देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसा बोलोगे कि जो 16 महाजनपद है इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है, अंगुत्तर निकाय में। आप ऐसा बोल लोगे, मान लो ये गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन इससे क्या आपको समझना है कि अंगुत्तर निकाय, आपको फिर समझना है कि अंगुत्तर निकाय किसका पाठ है, सुत्त पिटक का पाठ है। तो सुत्त पिटक का पाठ है, तो सुत्त पिटक किसका पाठ है, तो बुद्धिज्म का पाठ है। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक करना आपको आ गया ना। तो विनय पिटक का क्या क्या पाठ है, सुत्त विभांगा, खांडका और परिवार। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ याद रखना है तो आपको प्लीज़ सुत्त पिटक वाला याद रखो। दिघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय का नाम तो आप हजारों बार सुने होइएगा, खुद का निकाय। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया है, अब होगा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में वैसा कुछ टेक्स्ट किताब को कंपाइल नहीं किया जाता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन थे हेड, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के हेड थे, प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्र तिस्सा। लेकिन उस समय के राजा कौन थे, अशोक। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र। ये सब थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। उस समय अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ। इसमें क्या लिखा है, इसमें बुद्धा की जो टीचिंग है उसके पीछे की फिलॉसफी लिखी हुई है। बुद्धा की टीचिंग है उसके पीछे की फिलॉसफी लिखी है। एक किताब है जो है धम्म संगीनी। धम्म से आप प्लीज धर्म से रिलेट नहीं करना। धम्म अच्छी बातें, प्रोवाइड ए गुड इंसाइट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एथिक्स। बुद्ध के फिलॉसफी एथिक्स के बारे में बताता था, मोरल बिहेवियर के बारे में बताता था। और एक और चीज़ यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है कथाबत्तु है क्या, कथाबत्तु जिसको हम बिनान पदा भी बोलते हैं, बिनान पद। कथाबत्तु एक्चुअली अभिधम्म पिटक का पार्ट है। अभिधम्म पिटक में टोटल 7 लिटरेचर है, उसमें एक लिटरेचर है कथाबत्तु। तो कथाबत्तु जिसको स्क्राइब किया है, किसके द्वारा स्क्राइब किया गया, किसके द्वारा कंपाइल किया गया है, मोगालीपुत्र तिस्सा के द्वारा। यानी सिंपल आपको समझ में आया कैसे मोगालीपुत्र तिस्सा, आपको याद नहीं रहे एग्जाम में तो आप कैसे करोगे। सिंपल देखो, कथाबत्तु मुझे याद है कि वो अभिधम्म पिटक का पाठ है। अभिधम्म पिटक कहाँ पे कंपाइल किया गया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे कौन, मोगालीपुत्र तिस्सा। तो हम इनडायरेक्टली हमें रिलेट करना आना चाहिए, मतलब सीखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, कथाबत्तु एक्चुअली बुद्धिस्ट फिलॉसफी के इवॉल्व कैसे हुआ ना, बुद्धिस्ट फिलॉसफी उसके बारे में बताता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी इवॉल्व कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। तो अभिधम्म पिटक से हमें क्या याद करना है, एक तो हमें धम्म संगीनी याद करना है, उसके बाद हमें कथाबत्तु याद करना है। कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा मैं वॉइस उतना स्पीड तेज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ज़्यादा लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अदर टेक्स्ट, कुछ और अदर टेक्स्ट है जैसे ललित विस्तार। क्लियर, ललित विस्तार एक्चुअली बुद्धा की बायोग्राफी है।
और लिखी किस में गई है? एक संस्कृताइज प्राकृत होता है ना, एक संस्कृताइज प्राकृत होता है। देखो पहले बुद्धिज्म के आने से पहले जो मेन लैंग्वेज हुआ करता था वो संस्कृत हुआ करता था, लेकिन बुद्ध और जैन इसलिए इतना स्प्रेड हुआ क्योंकि ये लोग अपना लैंग्वेज आम लोग का जो लैंग्वेज होता है ना उसमें समझाते थे। मतलब किसी चीज़ को, किसी टफ चीज़ को, मुझे मेरा क्या मानना है, किसी टफ चीज़ को अगर बहुत आसानी से आप समझा देते हो ना तो बुद्धा बन जाते हैं। क्लियर? तो ज़्यादातर फोकस इवन इवन बुद्धा क्या करते थे कि जो बहुत, क्योंकि ऐसा तो थोड़ी है कि बुद्धा जी ने जो रिलीजन में लिखा वो पहले कहीं था ही नहीं, नहीं था, लेकिन वो संस्कृत में टफ लैंग्वेज में लिखा था, लोग समझ ही नहीं पाते थे। ठीक है ना? तो ललित विस्तार एक ऐसी बायोग्राफी है, बुद्धा की बायोग्राफी है, जो गथा में लिखी गई थी, यानी वो संस्कृताइज प्राकृत में लिखी गई थी। ठीक है? तो अभिधंग पिटक का कौन कौन सा पाठ है? धर्म संगिनी, विभांग, धातु कथा, पुगाला, पन्नति, कथावत्तु, यमक और पत्थना। आपको एक बार बस सुन लीजिए, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं देना कि ये सब याद करना है। मैं आपको बस ये दे दिया कि कहीं ऑप्शन में ऐसा आए कि ये किसका पार्ट है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं हो कि देखो जितना कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है आराम से आ सकते हैं। मतलब ये ऐसा मत सोचना कि देखो अंगुत्तर निकाय ये तो आ ही सकते हैं क्योंकि इतना बार ये यूज हुआ है। अगर हिस्ट्री आप करोगे तो बहुत बार आपको अंगुत्तर निकाय का नाम सुनने में आएगा, दिघ निकाय का नाम सुनने में आएगा। ठीक है? और कौन कौन से टेक्स्ट है देखो, तो जब हम मोगाली-पुत्र तीसा के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मोगाली-पुत्र तीसा एक्चुअली जिस बुद्धिज्म की बात करते थे वो तो थेरावाद बुद्धिज्म, थेरावाद और उसके अलावे विभाजवाद के भी वो फाउंडर थे। तो थेरा और इसके अलावा वो ऑथर किसके थे? कथावत्तु के। तो मैंने बताया था ना कथावत्तु के, और कथावत्तु के फाउंडर है, ऑथर है, और विभाजवाद और थेरवाद के ये प्रोपोनेंट है। तो आप विधारवाद और थेरावाद क्या होता है? थेरावाद एक्चुअली पता है क्या है? थेरावाद एक्चुअली ये सबसे बुद्धिज्म का सबसे एंशिएंट ब्रांच है। ये चाहते हैं बुद्धिस्ट का जो ओरिजिनल टीचिंग है ना, बुद्ध भगवान की जो ओरिजिनल टीचिंग है उसको संभाल के रखे, उसी के हिसाब से चले। मतलब ये नहीं चाहते कि बुद्धिज्म भगवान में हम बुद्ध में के टीचिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव लाए और कुछ नया मिक्सअप करें, इनको ये मन नहीं है। ये चाहते थे, ये जो थेरावाद वाले होते हैं ना, ये चाहते हैं कि जो ओरिजिनल टीचिंग है, जैसे हिनायन वाला जो है ना वो ओरिजिनल टीचिंग है उसकी बात करते थे। तो थेरावाद बुद्धिज्म कहाँ पे डेवलप हुआ? श्रीलंका में, और सब्सिक्वेंटली स्प्रेड कहाँ क्या पे हुआ था? साउथ ईस्ट एशिया जो पार्ट है, चाहे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में। चलिए ये बात है, ये जो मीटिंग का सीन दिख रहा है आपको, सीन है एक्चुअली ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का मीटिंग चल रहा है। उसके बाद और भी कुछ टेक्स्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। महावस्तु एक्चुअली हिनायन डॉक्ट्रिन को प्रेजेंट करता है। हिनायन आपसे सिंपल पूछा जा सकता है। अब एक और किताब है बहुत अच्छा, मिलिंद पन्हो किताब का नाम है। मिलिंद पन्हो में पता है क्या लिखा था? ये बताता है कि कैसे एक साधु जिनका नाम था नागसेना, वो बैक्ट्रियन किंग जिनका नाम था मिनांडर, बैक्ट्रियन किंग को कन्वर्ट करवा देते हैं बुद्धिज्म में। देखो काफ़ी अच्छी स्टोरी है कि जब नागसेना पहुंचते हैं मिनांडर के पास, तो मिनांडर बहुत ज़्यादा एक ऐसा बंदा था ना, बहुत क्यूरियस बंदा था। क्लियर? उसको बहुत ज़्यादा जानना था, तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन किया नागसेना से, और नागसेना ने सबका जवाब देते गए, और तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए मिनांडर। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। क्लियर? महावंशा, देखो दो टेक्स्ट जिसके बारे में हमने काफ़ी और ज़्यादा अच्छा सुना है, जैसे दिग् निकाय और अंगुत्तर निकाय के बारे में सुना ही है। उसके अलावा आपने महावंशा और दीपवंश के बारे में भी बहुत सुना होगा। तो महावंश को जो कंपोज किए थे उनका नाम था महानमा। उसके अलावा दीपवंशा को जिन्होंने कंपोज किया था, देखो किसने कंपोज किया था एक्चुअली? देखो दीपवंशा आइलैंड क्रॉनिकल्स है। ये क्या बताता है? दीपवंशा बताता है, देखो इसमें किसने कंपोज किया था ये नहीं लिखा। दीपवंशा एक्चुअली बताता है कि कैसे अशोक ने अपने बेटे को भेजा श्रीलंका ताकि वहाँ पे स्प्रेड कर सके बुद्धिज्म को।
तो ये वही है। आइलैंड क्रॉनिकल इसलिए बताते हैं क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे कैसे एक गए बुद्धिज्म अशोक के बेटे महेंद्र, और कैसे वो बढ़ा रहे हैं वहाँ पे बुद्धिज्म, ये बताता है। बुद्ध चरिता किसने लिखा है? अश्वघोष ने। ये बुद्ध की पोएटिक बायोग्राफी है। तो बुद्ध की 2 बायोग्राफी हमने डिस्कस कर लिया, समझ में आया ना? बुद्ध की 2 बायोग्राफी हमने डिस्कस कर लिया। ये एक्चुअली पोएटिक बायोग्राफी है। तो काफ़ी, अगर एक तो जैसे एक तो नॉर्मल बायोग्राफी हमने देखा था किस में, गथा में, संस्कृताइज प्राकृत में, वो तो हम ललित विस्तार देखे थे। तो आपसे देखो ये काफ़ी टफ कर सकता है क्वेश्चन, तब पूछेगा बुद्ध चरिता ये किसके द्वारा है? अश्वघोष के द्वारा। ये तो देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है। क्लियर? उसके बाद है विशुद्धि मार्ग, ये किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष के द्वारा। विशुद्धि मार्ग किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष के द्वारा। तो जितना भी स्क्रिप्चर हमने करा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप एक बारी बस नाम मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ललित विस्तार, उसके बाद हमने महावस्तु डिस्कस किया, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरिता, विशुद्धि मार्ग। चलिए अब हम आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे आर्किटेक्चर का हमने नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन 3 आर्किटेक्चर जो सबसे फेमस है, चाहे आप चैत्य कर लो, विहार कर लो, स्तूप कर लो, ये तीनों इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है ना? इम्पॉर्टेंट प्लेस है बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे लिखा है द स्तूपा एट सांची, बरहुत, अमरावती, स्टोन पिलर ऑफ अशोका, केव टेम्पल ऑफ कान्हारी, कारले, ये सब, और नासिक, ये सब बेस्ट। और आप बोलोगे भैया फिर इन सब के बारे में हम कहाँ देखें? जब हम मौर्यन वाला चैप्टर कराएंगे ना, अशोका वाले चैप्टर में ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? लर्निंग सेंटर की बात करें तो 3 लर्निंग सेंटर फेमस था, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, नालंदा और विक्रमशिला, 4 था। क्लियर? उसके बाद ये एक फेमस जगह था जिसका नाम था अष्ट महास्थान, मतलब 8 ऐसे महास्थान थे। देखो नॉर्मल स्थान का मतलब होता है जहाँ हम लोग जाते हैं, महा मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट प्लेस था। 8 थे इसलिए देखा होता है। इसमें 4 प्लेस तो आपको पता ही है, कहाँ 4 प्लेस है। एक तो जहाँ पे जन्म हुआ यहाँ का लुम्बिनी जहाँ पे जन्म हुआ, उसके अलावे यहाँ पे जहाँ पे जन्म हुआ उसको हम बोलते हैं लुम्बिनी। उसके बाद हम घर से निकलने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। किसके साथ निकले? चन्ना के साथ निकले। चन्ना उनका चैरियोटर था। उसके बाद गए बोध गया पे इनको एनलाइटनमेंट मिला। उसके बाद गए सारनाथ पे इन्होंने पहली बार शर्मन दिया। शर्मन देने को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद इन्होंने एक्चुअली वैशाली में दिया लास्ट अपना शर्मन, लेकिन इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर एक्चुअली कैपिटल था मल्लाका, ठीक है। उसके बाद इस जगह कौन कौन इंपॉर्टेंट? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये चारों तो समझ ही लिए। उसके अलावा ये और 4 जगह जाते थे बार बार, जहाँ पे श्रावस्ती है, शंख्या है, राजगृह है, वैशाली है। आपको नहीं लगता कि ये सारे जगह इसलिए इम्पॉर्टेंट है? और इसीलिए ना राजगृह में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, वैशाली में 2nd, पाटलिपुत्र में 3rd और कुंदग्राम में 4th। राजगृह में फर्स्ट आर जैसे मैं कैसे याद करूँ, RBPK ऐसे करके, राजगृह में पहला। चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इतना बार रीड करो ना कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर आप न्यूनिक्स भूल सकते हो। ऐसे याद करने का कोशिश करो, लिंक करने का कोशिश करो कि पहले जो राजा थे हर्यंक वंश में जो राजा थे, उनका मेन फोकस एरिया था कहाँ पे? मेन फोकस एरिया था राजगृह में, उनका राजगृह कैपिटल था। बाद में वैशाली कैपिटल बनता है। क्लियर? तो वैशाली बाद में, पाटलिपुत्र तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उद्यान अशोका वगैरह के समय में, तो ये इसलिए। और बाद में इसका कुषाण वंश के कनिष्क का जो राज्य काफ़ी बढ़ गया था, खासकर उस एरिया में भी था, इसलिए उसने वहाँ पे किया। 3 जगह फेमस है, 3 बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर फेमस है, जिसमें स्तूप में आप देखते हो, स्तूप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मौर्यन बनाया। मौर्यन के बाद और लोग इस पर और काम किए तो और इम्प्रोवाइज किए। इसको देख रहे हो, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं,
क्लियर, कुषाण के समय में तो इतना क्लासी बन गया था एकदम, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करें। स्तूप क्या होता है? ये डोम है जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स को प्रिजर्व किया गया है। क्लियर, चलिए। रेलिक्स मतलब होता है ना, जब हम जैसे हम लोग बहुत बार डेथ होने के बाद, जलाने के बाद विसर्जित करने जाते हैं, विसर्जित करने जाते हैं, ऐसे चीज़। चैत्य का क्या होता है? चैत्य जहाँ पे प्रेयर हॉल होता है। क्लियर, प्रेयर हॉल जहाँ पे पूजा करते हैं। और विहार का होता है जहाँ पे वो रहते हैं मॉन्क्स। क्लियर, जहाँ पे रहते हैं। लार्जेस्ट चैत्य अगर पूछे तो आपको कार्ले में मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, ये अभी ध्यान में मत दो। कुछ देखो, इतना ज़्यादा हमने टेक्स्ट डिस्कस कर लिया, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ ऐसे बुद्धिस्ट साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। वो है आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची पे है, जो कि एमपी में है। महाबोधि टेम्पल है बोध गया में। उसके अलावा अजंता का केव है औरंगाबाद में। क्लियर, अजंता का केव है एलोरा इसमें एलोरा इसने ली क्योंकि एलोरा में बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म वगैरह भी है, समझ में है। तो ये जो एक्चुअली ये पार्ट जितना भी मैंने कराया, ये इस कोर्स का पार्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको 600 ही लग रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। 15 अप्रैल तक ही 600 लगेगा। चलिए, और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना, जो भी जानकारी होगी इस नंबर पे मैसेज करना, आपको मिल जाएगा। और एक और हमारा कोर्स है जिसमें हम लुसेंट की ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। लुसेंट की ऑब्जेक्टिव जिसमें हम बायोलॉजी और ज्योग्राफी साथ साथ कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी एंड होने वाला है, बायोलॉजी हम कंप्लीट करा रहे हैं। और ये अभी चलोगे तो साथ साथ चलोगे, मतलब ज़्यादा तो नहीं, इसमें 30-40 लेक्चर इसमें हुआ है, 30-40 लेक्चर 40 लेक्चर के आसपास इसमें हुआ है। इसमें तो हमने पॉलिटी भी एंड होने वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसका अभी अगर 15 अप्रैल तक लोगे, 15 अप्रैल तक लोगे, तो अभी मैं आपको 500 में ही दोनों बुक दे दूँगा। क्लियर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं फिर। और इस कोर्स को देखिए, आप स्प्रेड कीजिए जितना से ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे लग रहा है बहुत सीरियस हो आप। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना अशोका नहीं, बुद्धा। क्लियर, चलो मिलते हैं फिर हम लोग आगे। एक लेक्चर और बचा है इस चैप्टर में, एक लेक्चर क्या बचा है। और इसके साथ साथ हमें इसमें दो सब्जेक्ट हम साथ लेके चल रहे हैं इस सब में। एक तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ले रहे हैं साथ साथ, और एक हम ले रहे हैं यहाँ पे बुद्धिज्म डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बुद्धिज्म ख़त्म हो गया। एक चैप्टर हमारा इसमें और बचे, एक वीडियो और बचेंगे जिसमें हम भगवतीज्म, शैविज्म डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू सो मच। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, और कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।